हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफर्टलेस एजुकेशन डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर एजुकेशन 4 का हमारा एमसीक्यू सीरीज़ चल रहा था पार्ट 8। उसे आज कंटिन्यू करेंगे और चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पटेल एक्ट संबंधित है, तो ये जो पटेल एक्ट था वो किससे रिलेटेड है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के विरोध से, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर बने कानून से, प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिणात्मक वृद्धि से, या पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। पूर्व प्राथमिक शिक्षा ये एक्चुअली पटेल एक्ट जो है ये 1917 में आया था और ये विट्ठल भाई पटेल द्वारा प्रस्तुत किया गया था ब्रिटिश सरकार के सामने, और फिर इसे एक्सेप्ट किया गया और ये रिलेटेड था प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिणात्मक वृद्धि से। ये बहुत पहले का है और ये समझ लो ये बेस है हमारा जो अब राइट टू एजुकेशन एक्ट चल रहा है, उसके लिए पहले से ही ब्रिटिश के समय से ही काम होना स्टार्ट हो गए थे। इससे पहले गोखले विधेयक भी आया था और उनका भी यही मानना था अनिवार्य शिक्षा दी जाए, और वो पर रिजेक्ट हो गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, क्योंकि उन्हें वो सही नहीं लगा कि अनिवार्य शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं है और सब शिक्षित हो जाएंगे तो हमारा घाटा हो जाएगा। तो ऐसी कुछ विचारधारा थी, इसीलिए गोखले विधेयक जो था 1911 में आया था, इससे पहले आया था, वो रिजेक्ट हो गया था। बाद में विट्ठल भाई पटेल ने फिर से प्रस्तुत किया अपना कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई जाए। उन्होंने बिल में थोड़े चेंजेस किए और उन्होंने अपना जो वर्जन प्रस्तुत किया प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक एवं परिणात्मक वृद्धि से रिलेटेड जो बिल था वो 1917 में आया और ब्रिटिश सरकार ने उसे पास भी कर दिया। तो इसे पॉपुलरली, क्योंकि ये विट्ठल भाई पटेल द्वारा प्रस्तुत किया था, तो इसे पॉपुलरली इसका नाम पड़ा पटेल एक्ट। नेक्स्ट है, राष्ट्र पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। तो मार्गदर्शन सिद्धांत में राष्ट्र पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की बात कर रहे हैं, तो इसके सिद्धांतों में क्या निहित है? पाठ्यचर्या का संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने जब पढ़ा था तो उसमें लिखा था टेक्स्ट बुक तक ही सीमित ना रहे आपका जो भी सिलेबस है। तो ये आंसर होना डाउटफुल ही है। पाठ्यक्रम के कुछ ये उप विषय है, ठीक है, उप विषय को इधर रटंत प्रणाली से मुक्त करना। तो पाठ्यक्रम के कुछ विषयों की नहीं बात की जा रही थी, वहाँ पे तो कहा गया था कि रटंत प्रणाली से शिक्षा को मुक्त करना है, सभी की बात। तो ये भी आंसर होना मुश्किल ही है। कक्षा की गतिविधियों को परीक्षा में कम महत्व देना, तो क्लासरूम एक्टिविटी को एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंस नहीं देना, ये भी गलत ही है। जबकि जो राष्ट्र पाठ्यचर्या की रूपरेखा थी उसमें कहा था क्लासरूम एक्टिविटी को इम्पॉर्टेंस दिया जाए। विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। विद्यालय में जो भी ज्ञान प्राप्त हो, जो भी काम हो, पढ़ाई हो, उसे बाहरी दुनिया से जोड़ना। तो हमारा सही आंसर है विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। अभी हमने बात की गोखले विधेयक 1911 में आया था और उसमें भी यही कहा गया था कि अनिवार्य शिक्षा दी जाए भारतीयों को, पर ब्रिटिश सरकार को ये मंजूर नहीं था और ये बिल पास नहीं हुआ था, क्लियर नहीं हो पाया था। ये कब आया था? 16 मार्च 1910 में, 20 मार्च 1911 में, 16 मार्च 1911 या फिर 20 अप्रैल 1910। तो हमारा करेक्ट आंसर है 16 मार्च 1911 में गोखले विधेयक आया था। ये अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से बिल ये जुड़ा हुआ था, बट ये रिजेक्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म कब हुआ या कैसे हुआ? तो ये हंटर आयोग आने के बाद प्राच्य पाश्चात्य विवाद आया था, या फिर 1813 के आज्ञा पत्र से ये विवाद
खड़ा हो गया था प्राच्य पाश्चात्य विवाद? मैकाले के विवरण पत्र से हुआ था ये सब, या फिर वुड के आदेश पत्र से? वुड और मैकाले और हंटर काफ़ी बाद में आए थे और प्राच्य पाश्चात्य विवाद पहले ही स्टार्ट हो गया था। मैकाले ने तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद का सल्यूशन निकालने की कोशिश की थी। तो सल्यूशन तो तभी निकालेंगे ना जब विवाद पहले से खड़ा था। तो मैकाले, वुड या हंटर की वजह से नहीं हुआ था प्राच्य पाश्चात्य विवाद। 1813 का जो आज्ञा पत्र आया था जिसमें कहा गया था कि 1 लाख रुपए शिक्षा पर व्यय किए जाएंगे, पर किस प्रकार की शिक्षा पर, किस भाषा में वो शिक्षा होगी, ये सब क्लैरिटी नहीं थी और इसीलिए ये विवाद खड़ा हो गया था प्राच्य पाश्चात्य विवाद। कि प्राच्य में था कि इंडियन लैंग्वेज में पढ़ाई होगी और भारतीयों की जो शिक्षा है, संस्कृति है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा ये 1 लाख रुपए के ज़रिए। बट जो पाश्चात्यवादी थे वो उनका कहना था कि नहीं, अंग्रेज़ी में शिक्षा प्रदान की जाएगी और अंग्रेज़ी जो साहित्य है, संस्कृति है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा ये 1 लाख रुपए से। तो इसी की वजह से ये दोनों पार्टियों में विवाद खड़ा हो गया था। नेक्स्ट है शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष थे। तो शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष कौन थे? DS कोठारी, श्री MT व्यास, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू? शिक्षा आयोग कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं राष्ट्र शिक्षा आयोग या फिर कोठारी कमीशन, ये सारे एक ही आयोग की बात हम कर रहे हैं। और ये तीनों आयोग जो हमने नाम लिए हैं, तीनों नाम, ये डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, DS कोठारी की अध्यक्षता में जो आयोग बना था हम उसे शिक्षा आयोग भी कहते हैं, राष्ट्र शिक्षा आयोग भी कहते हैं और कोठारी आयोग के नाम से भी उसे जाना जाता है। एक बच्चे ने मुझे कहा था क्वेरी लास्ट क्लास में कि पढ़ाई नहीं हुई है और अक्टूबर में पेपर आ गए हैं, तो क्या किया जाए मैम? और तो मैं कहना चाहती हूँ पहले तो टेंशन मत लीजिए। पढ़ाई अगर आप करना चाहे तो 1 हफ्ते में भी हो सकती है। बेसिक्स हैं, थोड़ा सा वास्ट है, बट आप एक बार रीड करेंगे तो ये वास्ट सिलेबस भी छोटा दिखेगा आपको। दूसरा, ये MCQs की सीरीज़ फॉलो करिए। देखिए, जब आप MCQs पढ़ते हैं तो आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन की तैयारी हो जाती है, प्लस 15 मार्क के जो आपके 1 लाइन के आंसर्स आते हैं 1 मार्क्स के, वो भी आप साइड बाय साइड इसी में तैयार हो जाते हैं। जब आप 30 मार्क का प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और वो कॉन्सेप्ट से आप 2 मार्क्स के आंसर इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसलिए कहती हूँ आराम से पढ़ो, मज़े से पढ़ो, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और सब हो जाएगा। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, चाहे अक्टूबर में ही पेपर क्यों ना हो। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही।